अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में SIR के अमल को शफाफ बनाया जाए, इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के दौरान चौकसी जरूरी। रेवंत रेड्डी समेत दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन की इजलास में शिरकत। SIR के अमल पर कांग्रेस कारकुन नजर रखें, शफाफियत भी जरूरी। मोदी के हालिया दौरे तेलंगाना से बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस दोबारा इख्तियार में आएगी। राज्यसभा MP रेणुका चौधरी का दावा। SIR अक़लियतों के लिए जिंदगी और मौत का है मसला, तेलंगाना के मुसलमान चौकस रहे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद वैसी की अपील। वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस में मुलविस 7 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया। महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान कल भी मुलजिम। हुकूमत की लापरवाही से नीट पर्चा लीक हुआ, क्या अगली मरतबा पर्चा लीक होगा तो मोदी इस्तीफा देंगे? कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने किए चुपते हुए सवालात। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकिरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। और इस्राइली फौज ने लेबनानी सरजमीन में मजीद पेशकदमी की, काबिज फौज के बेरूत में हमले जारी। जंगबंदी के सिलसिले में हो रहे हैं मुज़ाकिरात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की बड़ी खबरों से। कांग्रेस कायदीन ने हालिया इंतखाबात में वोट चोरी के इल्ज़ाम लगाए और इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के दौरान चौकसी की ज़रूरत पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि गांधीनगर हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर की कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत दीगर लीडरों ने SIR के अमल को शफाफ रखने के लिए और अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रखने समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया है। इस इजलास में तेलंगाना कांग्रेस ने SIR के अमल को पूरी तरह शफाफियत के साथ अंजाम देने का भी मुतालबा किया है। और आपको बताते चलें कि तेलंगाना में 25 जून से SIR के अमल का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस सिलसिले में अवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव ने भी अवाम को चौकसी का मशवरा दिया और कहा कि PAC मीटिंग ने SIR के अमल पर तमाम तर तवज्जो दी है और दीगर रियासतों में मुबैना बेकायदगी का भी इस मौके पर हवाला दिया। आइए देखते हैं इस मौके पर हनुमंतराव की मीडिया से बातचीत। पार्लियामेंट मेंबर्स आए, उसमें ये किए क्यों बोले, इससे पहले बार बार वो वोटों की चोरी हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये बात बोलते बोलते आखिर में वेस्ट बंगाल में भी हराने का काम करिए। सिर्फ वोट चोरी का काम हो रहा, ये सर में कैसा इसको वोट डालने का काम कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर लिखा हर आदमी को वोट का हक दिलाए, तो वोट का हक को बाजू लगा दे रहे। तो इसी वजह से हर आदमी जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बैठना, घर घर जाना, उनके घर में कितने लोग हैं, भाई है, बहन है, बेटा है, सबका आधार कार्ड से उनको एनरोल करेंगे तो निकालने का काम बंद होता। नहीं तो उनका बोलता लिस्ट निकल गया, अब नहीं होता, बोलते हमारे पास लिस्ट है, ये दिस इज आवर लिस्ट बोल के बोल सकते। ये काम बड़ा अच्छा हुआ, हर आदमी इसमें जिम्मेदारी लिए। और CM साहब भी बोले, मैं बराबर एक मंथ में बराबर 4 वीक्स में बराबर एक दिन बराबर टाइम दूंगा पार्टी का, बोला। वैसे मिनिस्टर भी देना बोल के बोले कि अच्छा काम हुआ, ये काम बराबर चलेगा। और दूसरी बात, जो इंचार्जेस है, MLA हार गए तो उसको भी जिम्मेदारी देना, उसका उन्हों भी फिरना, ये काम भी अच्छा हुआ। यहाँ मिनिस्टर भी गए तो जो एरिया में जिम्मेदारी से MLA को जीतने से वाले हार गया है तो हार गए सवाल का भी ये काम लेना, ये अच्छा काम होगा। अब आइंदा वोट चोरी का काम बीजेपी जो खतरनाक काम कर रहे हैं उसको रोकने का काम आज शुरू हुआ। बराबर आने वाले दिनों में हर वोटर को कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हक दिलाने का काम राहुल गांधी का है, वैसे कांग्रेस का रेवंत रेड्डी का काम है। थैंक यू। बंगाल हारने के बाद ये असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही काम शुरू कर चुके हैं, तो क्या बंगाल हारने के बाद जैसे को नहीं, ये कैसा हुआ वो देखो, सुनिए, बार बार हम बोलते गए तो हम चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन में कोई सोच आएगा, वो उसको सुन रहा।
कांग्रेस लीडर और राज्यसभा एमपी रेणुका चौधरी ने कहा कि कमेटी ने एसआईआर को लागू करने और पार्टी को निचली सतह पर से मजबूत करने के हवाले से तफसीली बातचीत की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उनके हालिया दौरे तेलंगाना के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया और ये भी दावा किया कि कांग्रेस ही दोबारा इक़्तिदार में आएगी। मोदी के तेलंगाना दौरों से बीजेपी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। We had an intensive discussion on how to implement the SIR needs that are required and what we need to do to strengthen the party at the grassroots level. This is what was discussed very intensively. It's not just intensive SIR, it is intensive Congress discussion also. So what's the next step to your Strengthen the grassroots, pick up our real workers, give them the importance that is a necessity, how to carry the party forward. Because Mr. Prime Minister came here and was acting smart. I want to tell you, Telangana will remain Congress for the rest of our life. So let him not have these dreams, Mr. Prime Minister. He thought wearing a lungi and going to Tamil Nadu, people will vote for him there. I don't know what drama, he'll wear Sherwani and come here maybe. It doesn't work. This is Telangana. We know what we are. मैम बंगाल का और बिहार को देखते हुए आप लोग के पास क्या डिसीजन? नहीं, कोई नहीं, हम उनके कमजोरियां और उनके कमियां देखकर हमें सबक सीखना है। हमें ये देखना है, जांच करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो ममता जी ने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। मैं तो उनकी फैन हूं क्योंकि मैं एक औरत महिला जमीन से जुड़ के, वो तो पुरानी कांग्रेस है वैसे भी, और मैंने देखा है, सो आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर हर फाइट। मगर उसमें ये भी हमें पहचान लिए कि कहां कहां छेद है सिस्टम्स में। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का मटेरियल बंटवारा कर रहे हैं। अब इससे कौन से स्टाइल से गिर सकते हैं? कुछ तो शर्म करें। मुसलमान चौकस रहें और एसआईआर के अमल को शफाफ बनाने के लिए ताउन करें। हर अहल वोटर का नाम वोटर फहरिस्त में मौजूद रहे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि एसआईआर अक़लियतों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। आइए देखते हैं ये बयान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि एसआईआर शुरू होने वाला है और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से, तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अराकीन को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी जिंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा, तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि बिहार और मगरबी बंगाल में जिस तरह हुआ, इस तरह तेलंगाना में नहीं होगा। एसआईआर के अमल में पार्टी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। आवाम को गाइडलाइंस भी फराहम किए जाएंगे, चूँकि ये एक हसास और अहम तरीन मामला है। बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है ये, क्योंकि अगर आप देखें बिहार में और कलकत्ता में जो हुआ है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम तेलंगाना में नहीं होने देंगे। हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे और मेरे ख्याल में हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और एसआईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है
इसके ऊपर हमको जितना जल्द से जल्द काम करें और एकदम प्रोफेशनल वे में काम करना अपने। क्या लग रहा है आपके पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देंगे तेलंगाना। और कई दूसरे नहीं, वैसा तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो टाइम है, वहाँ तो बिल्कुल टाइम। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद शहर के मशहूर वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में मुलविस 7 मुलजिमीन बशमुल महबूब आलम खान, मुजाहिद आलम खान और दीगर को नामपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 14 दिनों तक के लिए अदालती तहवील में भी भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सज्जनार ने गिरफ्तार मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और इस केस से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात का इंकशाफ भी किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस केस से जुड़े तमाम मुलजिमीन की कड़ी को जोड़ने के लिए असरी टेक्नोलॉजी का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। के साथ इंटेंशनली मार के उसको घायल करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से 23 रोज अभिजीत और पोगो नानी मणिदीप मिलके व्हीकल को सुबह लेके आके, जब ये एडवोकेट साहब स्विमिंग को जा रहे थे कि रोज वो उस टाइम 5:45 को स्विमिंग जाता है निज़ाम क्लब को, सो जब वो व्हीकल चढ़ रहे तो इंटेंशनली आके व्हीकल से उनको मार के उनको इंजर्ड किया गया। उसके बाद उनको महावीर हॉस्पिटल, बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके वहाँ पे जाने के बाद वो डेथ हो गए। हम लोग नामपल्ली पुलिस एक रजिस्टर केस किया 206/2026, उसके हिसाब से हम लोग हमारा पार्टीज को लोकल बाहर भी भेजे गए। उसके हिसाब से आज हम लोग 7 अक्यूज जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है उनको हम लोग अरेस्ट किया। उनमें मेन अक्यूज है मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान, किशन अलियास पप्पू, अभिजीत अलियास नानी, दिगन विनय और विक्रम आदित्य अलियास चिंटू, मणिदीप अलियास पोगो नानी को हम लोग आज गिरफ्तार किया। उनके पास हम एक स्कॉर्पियो व्हीकल और 10,10,000 रुपए और मोबाइल फोन्स का हम लोग सीज किए गए। ये इन्वेस्टिगेशन को हमको मालूम पड़ा कि ये ख्वाजा मोइजुद्दीन वक्फ प्रॉपर्टी के लिए और ये आलम खान, मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान के बीच में लकड़ी का पुल और मलकपेट का वक्फ प्रॉपर्टी में के बारे में ऑलमोस्ट 10 इयर्स की अबो से डिस्प्यूट है। ऑलमोस्ट 2013 से लिटिगेशंस है, कोर्ट केसेस है, वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस है। सो उसके हिसाब से ये फाइट चल रहे। सो ये मोइजुद्दीन को एलिमिनेट करने के लिए मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान और ये सब लोग मिलके कॉन्स्पिरेसी करके, सो ये लोग और इसी दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल के बाद आज उनके फर्जंद से मुलाकात की और उन्हें इस मौके पर दिलासा दिया। इस मौके पर पार्टी के दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। इंसाफ की लड़ाई एक लड़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रेकी करके 5-6 बार रेकी करके उन पे जो एक अटैक हुआ और अल्टीमेटली उनकी जो मर्डर की गई, इसको लेके मैं बस अगर आज किसी को मैं अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं डिमांड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट के होम मिनिस्टर को, क्योंकि ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब ने एक बार नहीं 2-3 बार पुलिस को बताया, इन राइटिंग उनको शिकायत किया कि भाई मेरे पे ऐसा होने का मुझे एक शक है, रेकी कर रहे हैं मेरे पे, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरे तरफ वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आए, वो आके खुद हमको धमकी दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। ना पुलिस रिस्पॉन्ड करी, ना स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल इसको लेके कुछ सीरियसली लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया 23 मई को, और ब्रॉड डे लाइट, खुलेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनकी जो फैमिली है, उनका बेटा फरहान और उनके घर वाले आज तक उस सदमा से बाहर नहीं निकले, एक हफ्ते के बाद भी, और इतने में उनका ग्रैंडफादर का भी डेथ हो गया, फरहान का। तो इस फैमिली को आज पूरी तरह से इनकी हिफाजत, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनसे मैं डिमांड करता हूं यहाँ पे एक पुलिस कैंप लगाइए और एक बच्चे को एस्कॉर्ट सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि ये भी 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी अपने पापा के साथ काम कर रहे थे इस केस पे। और दूसरे तरफ जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे और बहुत ही रईस लोग थे, तो उनको उनके तरफ से इनको भी आज तक
खतरा है। तो इसलिए मैं मांग करूंगा कि पहली बात तो इनको सिक्योरिटी दें और पूरी तरह से फैमिली की हिफाजत करें सरकार। अगर सरकार नहीं करती है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाने के लिए तैयार हैं। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला महबूबाबाद, खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा में शदीद लू चलेंगी, जिसके बाद इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल अजला के अलावा निज़ामाबाद, सिद्दीपेट और भदादरी कोत्तागुड़म अजला के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात मरकज़ ने बताया कि मुत्तहदा महबूबनगर और नलगुंडा अजला में गरचमक तेज़ हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर शदीद धूप के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। और पेश है चंद अहम कौमी और आलमी खबरें। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि नीट पेपर लीक कई मरतबा हो चुका है, क्या अगली मरतबा पर्चा लीक होगा तो मोदी इस्तीफ़ा देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हुकूमत की लापरवाही से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, लेकिन मोदी हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। कांड हो जाता है उसके बाद ही क्यों नजर रखना शुरू करते हैं। आप देखिए पहलगाम हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला भी सिंदूर की चिंता है, पहले नहीं थी, पहले होती तो कांड ही नहीं होता। अब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 25 में 24 में हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर वापस हो गया 26 में, कहते साहब अब निगरानी रख रहे हैं। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। अब अगली बार पेपर लीक होगा, क्योंकि आप पेपर्स अब सुना है कि एयरफोर्स को यूज करने वाले हैं, तो क्या रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? एक मजाक बना रखा है। आज की जवाबदेही किसकी है? जो बीता हुआ कल है उसकी जवाबदेही तो नेहरू जी की है, आज की किसकी ये बताइए। कल का पूछो मत, 2047 में पूछो। अरे आपको 5 साल के लिए जिताया है इलेक्शन, 2047 में जवाब लेने के लिए नहीं जितवाया आपको। आज जिन लोगों का, जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया, उनको जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। और अब रुख करेंगे चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। अमरीका के सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो आपने हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ फंसे हुए हवाई जहाज़ और उनका अमला घर वापसी की तैयारी करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकिरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथों में हैं। हम ऐसा कोई मुआहदा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा न हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि सब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमने ईरान की फ़ौज को बड़ी हद तक अभी नहीं छेड़ा। अमेरिकी सदर ने एतराफ़ किया कि हमने इराक़ को मुकम्मल तबाह करके बहुत बड़ी गलती की, हमें इराक़ का रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के लेबनान, फ़लस्तीनी इलाक़ों और पूरे ख़त्ते में किए गए तमाम जराइम का शरीक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बखाई ने अमेरिकी हुकाम की जानिब से ईरान और ओमान के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ बयानात की पूरी सख्ती के साथ मज़म्मत की और ये भी कहा कि एक रुकन मुल्क को सफ़हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा ज़िम्मेदाराना रोल इख्तियार किए हुए है। अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा पेट हेग्सेट ने कहा है कि अमेरिका के पास हथियारों के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा फ़ौजी कार्रवाई की सलाहियत हम रखते हैं। सिंगापुर में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। Our alliances and partnerships, one that is grounded in the realities of power and interests. It is a course that will leave America stronger, our allies and partners more capable, and the Pacific region more stable and secure. The foundation of this new approach is moving away from a model of dependency and toward one of true partnership, embracing a perspective that our partners in Asia have understood for decades. Now, perhaps because of distance or perhaps because of the hard-learned lessons of history,
The default Asian lens on America has been clearer and far more pragmatic than in other regions. Our partners in Asia have long understood that the bedrock of a durable partnership is not based on idealistic values, but on the concrete alignment of national interests. There is undeniable strength in this clarity, and it's what makes our Pacific allies and partners such reliable counterweights in the face of regional threats. When our interests align, we act together with focused resolve. When our interests diverge, we adjust pragmatically, without the drama or the moralizing. I think Western Europe might take note. This is a mindset we fully embrace. The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates. We seek alliances built on shared responsibility, not dependency. This is the maturation of our alliances in a new era. It's a vision that puts our alliances on a sustainable footing, ensuring they are fit for the challenges of this century, not the last. This shift is not a matter of choice, it is a matter of strategic prudence. The National Defense Strategy makes clear that the old toothless, utopian, and globalist course of foreign policy was headed for a disaster. That all changes under President Trump. Our approach is one of flexible, practical realism. इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइली फ़ौज ने लेबनानी सरज़मीन में मज़ीद पेशकदमी की है, जबकि इसी दौरान इसराइल और लेबनान के फ़ौजी वफ़ूद वाशिंगटन में सिक्योरिटी के मुज़ाकरात में भी मसरूफ़ बताए गए। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हमेशा आयद करते रहे हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तफसीली रिपोर्ट। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज ने लेबनानी सरज़मीन में मज़ीद पेशकदमी की है, जबकि इसी दौरान इसराइल और लेबनान के फ़ौजी वफ़ूद वाशिंगटन में सिक्योरिटी मुज़ाकरात में भी मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी कर दी और बमबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। लेबनानी सदर जोसेफ औन के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने जंगबंदी के हुसूल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें बरोकार लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के दरमियान 17 अप्रैल से नाफिज होने वाली जंगबंदी ताहाल मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकी। ईरान का मौक़िफ़ है कि ख़त्े में जारी वसीतर जंग के ख़ात्मे के लिए अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं और अपने हमलों को मुखालिफ फ़रीक़ की कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल भी करार दिया जाता है। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमारी अफ़वाज दरियाए लितानी बुर करके इलाके की अहम और बुलंद पोजीशनों तक पहुँच चुकी है। उन्होंने भी कहा कि इसराइल बराह रास्त हिज़्बुल्लाह को निशाना बना रहा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अप्रैल से रास्त तौर पर मुज़ाकरात भी जारी हैं, जबकि इन मुज़ाकरात का चौथा दौर आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में मुतवक्को है। इन सब के बावजूद इसराइल एक तरफा तौर पर लेबनान में मुसलसल हमले जारी रखे हुए हैं, जिसमें रोज़ाना मुतादिद अफराद लुक़्मे अजल बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में SIR के अमल को शफाफ बनाया जाए, इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी के दौरान चौकसी ज़रूरी। रेवंत रेड्डी समेत दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन की इजलास में शिरकत। SIR के अमल पर कांग्रेस कारकुन नजर रखें, शफाफियत भी ज़रूरी। मोदी के हालिया दौरे तेलंगाना से बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस दोबारा इख्तियार में आएगी। राज्यसभा MP रेणुका चौधरी का दावा। SIR अक़लियतों के लिए ज़िंदगी और मौत का है मसला, तेलंगाना के मुसलमान चौकस रहे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद वैसी की अपील। वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस में मुलविस 7 मुलज़िमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया। महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान कलीदी मुलज़िम। हुकूमत की लापरवाही से नीट पर्चा लीक हुआ, क्या अगली मरतबा पर्चा लीक होगा तो मोदी इस्तीफा देंगे? कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने किए चुपते हुए सवालात। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान,
कहा ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकिरातकार हैं, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। और इस्राइली फ़ौज ने लेबनानी सरजमीन में मज़ीद पेशकदमी की, काबिज़ फ़ौज के बेरूत में हमले जारी, जंगबंदी के सिलसिले में हो रहे हैं मुज़ाकिरात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।